हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शारदापीठ यूट्यूब प्लेटफॉर्म। मैं एएमजी सर आप सभी का स्वागत करता हूं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में आज का हमारा टॉपिक है एम्ब्रियोलॉजी। लास्ट लेक्चर्स में हमने एम्ब्रियोलॉजी के पहले जितने भी इवेंट्स थे, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेंस्ट्रुअल साइकिल, गैमेटोजेनेसिस, ये सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं बच्चे लोग। आज हम चालू करेंगे एम्ब्रियोलॉजी। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, एम्ब्रियोलॉजी इज द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो के बाद जो ऑर्गन्स का डेवलपमेंट के साथ वाला जो स्टेज रहेगा उसे हम बोलेंगे फीटस। ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले आप देखेंगे, अगर एम्ब्रियोलॉजी को पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी जान लेते हैं, जिसमें बहुत सारे बच्चों को डाउट्स होते हैं कि ये प्रोसेस, ये वर्ड किसे बोलते हैं, ये किसे बोलते हैं। तो सबसे पहले आप देखोगे एम्ब्रियोलॉजी में तो यहाँ पर दो टर्म्स हैं, एक है एम्ब्रियो और दूसरा क्या है भाई, फीटस। तो एम्ब्रियो क्या है? जीरो। जीरो मतलब जब इम्प्लांटेशन हुआ, जब डेवलपमेंट चालू होगा, वहां से लेकर 8 वीक्स तक का जो स्टेज रहेगा, तब हम उसे क्या बोलेंगे, एम्ब्रियो। जबकि 9th वीक से लेकर फिर बर्थ तक का जो टाइम रहेगा, तब हम उसे क्या टर्म देंगे बेटा, फीटस। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को इन दोनों वर्ड्स में कंफ्यूजन होता है। आप इसे याद रखिएगा, 0 to 8 वीक्स फॉर एम्ब्रियो एंड 9th वीक टिल बर्थ हम क्या बोलेंगे भाई, फीटस बोलेंगे। ठीक है। अब एम्ब्रियोलॉजी में जो पूरा इवेंट्स है उसके अलग अलग हेडिंग्स रहेंगे। तो मैंने यहाँ पर मेंशन किया है कि एम्ब्रियोलॉजी में हमको कौन कौन से इवेंट्स को जानना है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन को और क्या बोला जाता है, हिंदी में क्या बोलते हैं भाई, फर्टिलाइजेशन को निषेचन। क्या बोलते हैं फर्टिलाइजेशन को, निषेचन। तो फर्टिलाइजेशन क्या है, ऑकर्स विद इन 12 to 24 आफ्टर ओव्यूलेशन। अमूमन ऐसा देखा गया है एवरेज अंडोत्सर्जन के 12 से 24 घंटों के भीतर ये फर्टिलाइजेशन या निषेचन की जो प्रक्रिया है या जो प्रोसेस है ये कंप्लीट हो जाता है। कहां पर होता है, एम्प्यूलरी इस्थमस जंक्शन। हम ऑलरेडी डायग्राम डिस्कस कर चुके हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का, तो उसमें हमने एम्पुला और इस्थमस के बीच वाला जो पार्ट था वहां पर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है एम्प्यूलरी इस्थमस जंक्शन। सही है। अब ये जो फर्टिलाइजेशन वाला इवेंट है, इस फर्टिलाइजेशन वाले इवेंट में आपने क्या याद रखना है कि जो oocyte है और जो स्पर्मेटोजोन है, उनको अगर फर्टिलाइजेशन सक्सेस करना है तो दे शुड अराइव साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि फीमेल को ओव्यूलेशन हो गया है और उसके कुछ दिनों के बाद स्पर्म आ रहा है, या स्पर्म पहले से आ गया है ओवम बाद में आ रहा है। तो वैसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो फर्टिलाइजेशन का जो सक्सेस रेट है, परसेंटेज है, वो कम हो जाता है। तो अगर हमको सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन चाहिए तो स्पर्म और ओवम जो है वो साइमल्टेनियसली आना चाहिए। फीमेल पार्टनर्स को पता रहता है कि किस दिन उनको ओव्यूलेशन वाला डे है, किस दिन ओव्यूलेशन होने वाला है। तो उस ओव्यूलेशन डे के 24 घंटे से 48 घंटों के भीतर अगर पॉपुलेशन का प्रोसेस होता है, अगर स्पर्म आता है फीमेल के अंदर, तब फर्टिलाइजेशन का चांसेस बेटा कितना रहेगा, 100% रहेगा। तो मैंने यहाँ पर लिखा है, देखो oocyte जो है वो वाइबल, वाइबल मतलब एक्टिव या जिंदा रहना, सही है, वाइबल फॉर अप्रॉक्स 72 आवर्स। लेकिन इन 72 घंटों में भी 100% चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन कब रहते हैं बेटा, पहले 24 घंटे। मान लो कि 15 तारीख को ओव्यूलेशन हुआ, तो 15 तारीख से लेकर 16 तारीख के बीच का जो टाइम रहेगा फर्स्ट डे ओव्यूलेशन का, उसी दिन अगर स्पर्म आ जाता है फीमेल में, तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस बेटा क्या रहेंगे, 100% रहेंगे। सही है। तो 100% चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन फर्स्ट 24 आवर। और अमूमन ऐसा है कि जो स्पर्म है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में 48 घंटों तक वाइबल रह सकता है। उसके बाद इन लोग सिक्रीशंस के कारण, ल्यूकोसाइट्स के कारण क्या हो जाएंगे बेटा, डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे या नष्ट होना चालू हो जाएंगे। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन में होगा, ओव्यूलेशन के 12 से 24 घंटों के भीतर होगा। oocyte जो है वो 72 घंटों तक वाइबल या एक्टिव रह सकता है, लेकिन इन 72 आवर्स, अब देखो ये जो 72 आवर्स है, आपको मैं यहाँ पर 72 आवर्स दे रहा हूँ,
बट आपको और क्या याद रखना है, 72 आवर्स मतलब कितना दिन हुआ, 3 दिन। यहाँ पर 48 आवर्स लिखा है, तो 48 आवर्स मतलब कितने डेज हुए, 2 दिन। तो आपको रेडी रहना है, इतना कॉम्प्लेक्स तो नहीं आएगा, वीक्स में एकदम नहीं पूछेगा, बट ठीक है आप लोग ये याद रखेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। 3 डेज हो गया 72 आवर, 48 आवर्स हो गया 2 डेज, सही है। फिर आगे देखो कि जो फर्टिलाइजेशन वाला जो एरिया है, एम्पुलरी स्थमस जंक्शन जो है, वहां तक पहुंचने के लिए स्पर्म अकेले के एनर्जी से वहां तक नहीं पहुंच पाता, बिकॉज बहुत सारे स्पर्म, मतलब आप अगर एक रेशियो देखोगे तो वजाइनल एरिया और सर्वाइकल एरिया, सर्विक्स एरिया के आसपास जो भी शुक्राणु या स्पर्म्स वहां पर इकट्ठा रहते हैं ना, उसमें से केवल 1% लोग ही आगे बढ़ते हैं। मतलब जो मिलियंस निकल रहे थे, मिलियंस जो इजैकुलेशन या स्खलन के समय अंदर गए, मैक्सिमम जो स्पर्म्स है वो तो वजाइनल एपिथेलियम के ल्यूकोसाइट्स, वहां पर प्रेजेंट एसिडिटी ही उनको डैमेज कर देती है। किनको डैमेज कर देती है भाई, स्पर्म्स को डैमेज कर देती है। तो बहुत कम क्वांटिटी ऑफ स्पर्म, कम बोलने का मतलब जो हेल्दी स्पर्म्स होंगे वही लोग एम्पुलरी स्टमस जंक्शन तक पहुंच पाते हैं। अब एम्पुलरी स्टमस जंक्शन तक पहुंचने के लिए स्पर्म को असिस्टेंस मिलता है। असिस्टेंस मतलब सहायता मिलती है, हेल्प मिलती है। कौन हेल्प करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स। मैंने प्रोस्टाग्लैंडिन्स का जिक्र कहाँ किया था, आप जब प्रीवियस लेक्चर्स देखेंगे, जब हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे, तो उसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जब हमने एक्सेसरी ग्लैंड्स पढ़ा था, सेमाइनल वेसिकल, शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्लैंड, पुरस्थ ग्रंथि, काउपर्स ग्रंथि, तो इसमें आपको मैंने सेमाइनल वेसिकल के सिक्रीशन में ये लिखाया था प्रोस्टाग्लैंडिन्स। मैंने वहां पर भी समझाया था, डायग्राम भी बताया था। अभी डायग्राम नहीं है क्योंकि प्रीवियस लेक्चर्स में है, आपको मैं वर्बली समझा दे रहा हूं। जो रेगुलर लेक्चर्स पढ़ रहा है, जो टच में है, आप लोगों को समझ आ जाएगा। बेटा जिनको डाउट होगा एक बार प्रीवियस लेक्चर्स देखेंगे तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एकदम आसान है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो वीर्य या सीमन में प्रेजेंट रहता है, ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स फीमेल के यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस और रिलैक्सेशन कराता है, संकुचन और शिथिलन कराता है। तो लगातार कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन से एक लहर या वेव जैसा बनता है। तो जो स्पर्म है ना, वो यूट्रस में, यूट्रस की जो परत है, जो यूट्रस की लेयर है, उसमें ऐसे टच हो के या चिपक के, अब जैसे यूट्रस ऐसे संकुचित हुआ या कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो स्पर्म थोड़ा आगे बढ़ेगा, फिर थोड़ा रुकेगा, फिर कॉन्ट्रैक्शन होगा, फिर थोड़ा स्पर्म आगे बढ़ेगा। तो ऐसा करते करते प्रोस्टाग्लैंडिन्स की वजह से जो यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, उसके हेल्प से जो स्पर्म है वो यूट्रस की कैविटी या गर्भाशय की गुहा तक पहुंचता है, और उसके बाद कुछ फर्दर चेंजेस होते हैं स्पर्म में, जो भी अपन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स याद रखना। प्रोस्टाग्लैंडिन्स किस में रहता है, देखो क्या ध्यान दोगे क्लास, प्रोस्टाग्लैंडिन्स किस में है भाई, सीमन में है। कौन से ग्लैंड का सिक्रीशन है, शुक्राशय या सेमाइनल वेसिकल। अब ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो है, मैंने लिखा है रिस्पॉन्सिबल फॉर यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन, गर्भाशय में संकुचन कराएगा। अब जो फर्टिलाइजेशन का पूरा प्रोसेस है, उसमें और क्या रिक्वायरमेंट्स है, और क्या जरूरत है, तो देखो रिक्वायरमेंट्स है, स्पर्म को कैपेसिटेशन से जाना है, एक्रोसोमल रिएक्शन होना है, और तीसरा यहाँ पर होना है कंपैटिबिलिटी रिएक्शन। देखो इसको एक पैराग्राफ में भी पढ़ा सकते हैं हम, लेकिन आप अगर ऐसे स्टेप वाइज पढ़ोगे ना तो आपको पता रहेंगी चीजें कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैपेसिटेशन एंड एक्रोसोमल। अगर मैं एक साथ बता दूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। मान लो एमसीक्यू कभी पूछ लिया, टेस्ट सीरीज में आ गया, आप जहां पर भी टेस्ट सीरीज दे रहे हो, किसी पीवाईक्यूज में आ गया या कहीं मिल गया आपको, तो डाउट होगा। तो मैंने आपको डिवाइड करके दिया है। पहला स्टेप है भाई कैपेसिटेशन। अब देखो नाम से पता चल रहा है कैपेसिटेशन। कैपेसिटेशन वर्ड कहां से आया है भाई, कैपेसिटी से। कैपेसिटी मतलब क्षमता। तो स्पर्म को हमको पहले तैयार करना है ताकि वो क्या कर सके, फर्टिलाइजेशन कर सके। सही है, कैपेसिटेशन देखो लिखा है मैंने, आफ्टर इजैकुलेशन या स्खलन स्पर्म्स आर नॉट रेडी अंटिल आवर्स। 6-7 घंटों तक स्पर्म जो है ना वो यूट्रस में के कैविटी में या उसके गुहा में ही प्रेजेंट रहते हैं। उन लोग अभी फर्टिलाइजेशन करने के लिए रेडी नहीं हुए। रेडी कब होंगे, कैपेसिटेशन से।
अब कैपेसिटेशन में क्या हो रहा है, देखो मैंने लिखा है सिक्रीशंस फ्रॉम फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से कुछ सिक्रीशंस होते हैं जो स्पर्म के हेड में, स्पर्म का जब हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था, देखो भाई स्पर्म का जब अपन ने स्ट्रक्चर पढ़ा था ऐसे, मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताया है, आपको फिर से बता दे रहा हूं। अब हमको ये पता है कि स्पर्म का जो पूरा सरफेस है वो एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सही है। मैंने आपको उस लेक्चर में बताया भी था कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट रहते हैं, क्लास, वेरी गुड, रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स को हम क्या बोलते हैं, ग्राहक, क्या बोलते हैं, ग्राहक। तो ये जो स्पर्म के रिसेप्टर्स होते हैं ना, इन रिसेप्टर्स के ऊपर एक कोलेस्ट्रॉल की लेयर, किसकी परत, कोलेस्ट्रॉल की परत स्पर्म के रिसेप्टर्स को ढके रहती है। सिंपल है भाई, स्पर्म का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है हम सेल चैप्टर से पढ़ते हुए आए हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सेल के अंदर और सेल के बाहर के बीच में कम्युनिकेशन का स्रोत है, और इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर की चीजें अंदर आ सकती हैं, अंदर की चीजें बाहर जा सकती हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस में क्या प्रेजेंट है, रिसेप्टर्स। अब जो लोग उस लेक्चर को नहीं थे, एब्सेंट थे, जो नहीं पता उनको शॉर्ट में बता रहा हूं, ये जो रिसेप्टर्स है ना भाई, ये रिसेप्टर्स जो है, इस रिसेप्टर्स का अटैचमेंट कहां से होगा, एग की प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अभी अपन जब ओवम पढ़ेंगे, ओवम के स्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया था कि उसके सरफेस में भी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें क्या प्रेजेंट होंगे, रिसेप्टर्स। तो ये जो स्पर्म के रिसेप्टर्स हैं ये ढके हुए रहते हैं, किससे ढके हुए रहते हैं, कोलेस्ट्रॉल की लेयर से। और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के सिक्रीशंस है ना, वो इस कोलेस्ट्रॉल की लेयर को डिसॉल्व कर लेते हैं या घोल देते हैं, जिसके कारण ये जो रिसेप्टर्स हैं, ये रिसेप्टर्स क्या हो जाते हैं, अनमास्क हो जाते हैं, रिसेप्टर्स ओपन हो जाते हैं। अब ये रिसेप्टर्स एग के मेम्ब्रेन के रिसेप्टर्स के साथ क्या कर सकते हैं, अटैचमेंट करके फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस सक्सेस कर सकते, सही है। तो कैपेसिटेशन का मतलब क्या हुआ, कैपेसिटेशन का मतलब ये हुआ कि जो कोलेस्ट्रॉल और ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर थी स्पर्म के हेड के चारों तरफ में, जो रिसेप्टर्स को ढक के रखी थी, उसको हमने क्या कर लिया, अनमास्क कर लिया, जिससे जो हेड है, स्पर्म का हेड है, उसके रिसेप्टर्स क्या हो गए, एक्सपोज हो गए। सिंपल, कोई डाउट क्लास, एनीवन, ठीक। चलिए अब इंपॉर्टेंट क्या है, जिन स्पर्म्स का कैपेसिटेशन होगा भाई, उन्हीं लोग कोरोना रेडिएटा को डिसॉल्व कर पाएंगे, या उन्हीं लोग कोरोना रेडिएटा जो एग की मेम्ब्रेन है चारों तरफ की, उसको डिसॉल्व कर पाएंगे। तो याद रखिएगा, सभी स्पर्म कैपेसिटेशन कर पाते हैं, ये स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स होगा। सॉरी, सभी स्पर्म फर्टिलाइजेशन कर पाते हैं, नहीं, जो स्पर्म्स का कैपेसिटेशन होगा वही स्पर्म लोग सिर्फ क्या कर पाएंगे, फर्टिलाइजेशन। मेरी ये पॉइंट याद रखिएगा क्लास। अब कैपेसिटेशन के समय जो स्पर्म का मूवमेंट है यूट्रस की कैविटी में, वो लगभग 1.5 से 3 मिलीमीटर पर मिनट के स्पीड में है। तो ये स्पीड ऐसे आपको हमारी बुक में तो मेंशन नहीं है, बट ठीक है, स्पर्म का इतना मूवमेंट पढ़ाते हैं तो हम एक एक्स्ट्रा ऐड कर लेते हैं कि भाई उसकी स्पीड क्या होगी। तो 1.5 से 3 मिलीमीटर पर मिनट, सही है। कैपेसिटेशन, स्पर्म को रेडी करना, किसके लिए रेडी करना, फर्टिलाइजेशन के लिए। सीक्रीशंस, कोलेस्ट्रॉल की लेयर को हटाएंगे, रिसेप्टर्स एक्सपोज होंगे, और इसी को हम क्या बोलेंगे, कैपेसिटेशन। कैपेसिटेटेड स्पर्म का ही क्या हो सकता है, फर्टिलाइजेशन, और स्पीड क्या रहेगी, 1.5 से 3 मिलीमीटर पर मिनट, काफी स्लो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। अब यहां पर एक डायग्राम है जिसमें जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है, उस फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में स्पर्म और ओवम के बीच में क्या क्या फिनोमिनॉन होते हैं वो इस डायग्राम में है, इसे डिस्कस करते हैं। उससे पहले मैंने यहाँ पर सेकंड स्टेप लिखा है, एक्रोसोमल रिएक्शन।
अब क्या हुआ, स्पर्म्स का कैपेसिटेशन हो गया। कैपेसिटेशन के बाद जो स्पर्म है अब वो कहाँ पहुंच गए हैं, एग के पास। कहाँ पहुंच गए हैं, एग के पास। अब देखो क्या होगा, आपको मैंने बताया था स्पर्म के स्ट्रक्चर में कि स्पर्म के एक्रोसोम वाले पार्ट में एंजाइम्स का समूह रहता है, एंजाइम्स का ग्रुप रहता है। उन एंजाइम्स के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं भाई, स्पर्म लाइसिन्स। क्या बोलते हैं, स्पर्म लाइसिन्स। अब ये स्पर्म लाइसिन्स तीन टाइप के हैं। पहला है हाइलुरोनिडेज। क्लास मेरे साथ प्रोनाउंस कीजिए, हाइलुरोनिडेज। बोल पा रहे हैं सब लोग, तू बोल रहा है, ठीक है। हाइलुरोनिडेज क्या है, हाइलुरोनिडेज कोरोना रेडिएटा के सेल्स को डिसॉल्व करता है। मैंने उस समय भी आपको लेक्चर में बताया था कि जो कोरोना रेडिएटा की कोशिकाएं होती हैं, ये कोरोना रेडिएटा की जो ग्रैनुलोसा सेल्स हैं, उन लोग आपस में चिपके रहते हैं। किसके द्वारा चिपके रहते हैं, एक जेली जैसा सब्सटेंस, केमिकली वो एक पॉलीसेकेराइड कहलाता है और उसका नाम क्या है, हाइलुरोनिक एसिड। तो हाइलुरोनिक एसिड एक पॉलीसेकेराइड है, जेली लाइक सब्सटेंस है, जो कोरोना रेडिएटा के सेल्स को चिपका के रखता है। इस अटैचमेंट को डिसॉल्व करने के लिए कौन सा एंजाइम है, हाइलुरोनिडेज। तो कंफ्यूजन नहीं होना है भाई, एंजाइम है अगर तो आखिरी में एजेस आएगा। बायोमोलिक्यूल्स में हम बताते हैं, आप लोग केमिस्ट्री भी पढ़ते हो, आप लोग ये जानते ही हैं। तो हाइलुरोनिडेज एंजाइम है और हाइलुरोनिक एसिड कोरोना रेडिएटा में। हाइलुरोनिक एसिड क्या है, देखो भाई, हाइलुरोनिक एसिड ना सिर्फ यहाँ प्रेजेंट नहीं है। हाइलुरोनिक एसिड ह्यूमन बॉडी का एक मेजर पॉलीसेकेराइड है जो बहुत सारे या सभी कनेक्टिव टिश्यूज में प्रेजेंट रहता है। कार्टिलेज में भी पढ़ाते हैं, बोन में भी रहता है, बहुत सारी जगह ह्यूमन बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो एक मैट्रिक्स जैसा बनाता है ये। तो हाइलुरोनिक एसिड और हाइलुरोनिडेज, सही है, ठीक है। दूसरा है कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। अब ये जो कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम है वो क्या कर रहा है, ये कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम जो कोरोना रेडिएटा के सेल्स जो अब अलग अलग हो गए हैं उनको पूरी तरीके से डिसॉल्व कर देगा ताकि वो कहां तक पहुंच सके, जोना पेल्यूसिडा तक पहुंच सके। देखो आपको यहाँ पर डायग्राम भी दिख रहा होगा, ये सबसे बाहर वाला जो पोर्शन है, देखो ये ब्लू कलर से यहाँ पर जोना पेल्यूसिडा बोल रहा है, ये यहाँ पर जोना पेल्यूसिडा लिखा है। और जोना पेल्यूसिडा में यहाँ पर आप देखोगे कि जो स्पर्म का हेड है, इस स्पर्म के हेड से बहुत सारे क्या निकल रहे हैं, एंजाइम्स या स्पर्म लाइसिन्स निकल रहे हैं। तो ये जो स्पर्म लाइसिन्स है उसमें दूसरा नंबर किसका है, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम का। जब कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम अपना काम कर लेगा उसके बाद थर्ड कौन सा होगा भाई, जोना लाइसिन या एक्रोसिन। तो यहाँ पर जोना पेल्यूसिडा को जो डिसॉल्व कर रहा है वो कौन सा है, एक्रोसिन या जोना लाइसिन, सही है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो सबसे हेल्दीएस्ट स्पर्म होगा वही हेल्दीएस्ट स्पर्म एग मेम्ब्रेन तक सबसे पहले पहुंचेगा, ठीक है। तो ये हो गया एक्रोसोमल रिएक्शन। एक्रोसोमल रिएक्शन क्या है, तीन एंजाइम्स के बारे में जानना है, हाइलुरोनिडेज जो हाइलुरोनिक एसिड को डिसॉल्व किया, दूसरा कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम और तीसरा क्या होगा, एक्रोसिन और जोना लाइसिन। सही है क्लास, आ रहा है सभी को समझ, ठीक। देखो यहां पर लिखा है इवेंट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन में, द स्पर्म माइग्रेट्स थ्रू द कोट ऑफ फॉलिकल सेल्स एंड बाइंड्स टू रिसेप्टर मॉलिक्यूल इन द जोना पेल्यूसिडा ऑफ द एग। तो इस डायग्राम में डायरेक्ट बोल रहा है कि रिसेप्टर्स जो हैं वो रिसेप्टर्स को देख लिए, फॉलिकल सेल्स के साथ जुड़ा और जोना पेल्यूसिडा के रिसेप्टर के साथ स्पर्म क्या हुआ, मिक्स हो गया। अब देखो क्या लिखा है, स्पर्म और जोना पेल्यूसिडा जैसे मिक्स हुए इनमें क्या चालू हुआ, एक्रोसोमल रिएक्शन। ये नीट के लिए इंपॉर्टेंट हो गया। एक्रोसोमल रिएक्शन कब होगा, जब स्पर्म और जोना पेल्यूसिडा आपस में क्या हो जाए भाई, जुड़ जाए, सही है। यहां तो चालू हो गया है हाइलुरोनिडेज, बट द बाइंडिंग इंड्यूसेस एक्रोसोम रिएक्शन इन विच स्पर्म रिलीजेस हाइलुरोनिडेज इनटू द जोना पेल्यूसिडा, और उसके साथ जो कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम्स हैं इन लोग क्या करेंगे, सब डिसॉल्व करेंगे, ठीक है। ब्रेकडाउन ऑफ जोना पेल्यूसिडा बाय दीज एंजाइम्स अलाउज द स्पर्म टू रीच द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द एग। सिंपल इंग्लिश में लिखा है, क्या बोल रहा है, जोना पेल्यूसिडा के टूटने से जो शुक्राणु हैं
वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक क्या हो जाते हैं भाई, पहुंच जाते हैं। फिर लिखा है द न्यूक्लियस एंड अदर कंपोनेंट्स ऑफ द स्पर्म एंटर द एग। अब इसमें याद रखना, बहुत सारे बच्चे लोगों को ये डाउट है या उनको पता नहीं रहता या उनको कोई अलग कंटेंट या अलग डेटा दिया होगा जिससे उनको गलत चीजें पता रहती हैं। पूरा का पूरा स्पर्म अंदर जाता है, सीधी बात। हेड, नेक, मिडिल पीस, टेल, पूरा का पूरा स्पर्म कहां एंटर होगा, एग के अंदर एंटर होगा। सही है, इस पॉइंट को ध्यान रखना। ठीक है, तो ये एक रिप्रेजेंटेशन था फर्टिलाइजेशन का। देखो यहाँ पर एक्रोसोम लिखा है, यहाँ पर एग का प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिखा है, ठीक है, और ये अंदर का है एग का साइटोप्लाज्म, ये सारे सेल्स। क्लियर है क्लास, आगे बढ़े। ये और एक डायग्राम जिससे आपको चीजें क्लियर हो जाए। यहां पर मेरे को क्या बताना है आपको, कंपैटिबिलिटी रिएक्शन। कंपैटिबिलिटी रिएक्शन का क्या मतलब है, रिसेप्टर्स याद है ना, अभी अपन डिस्कस किए थे, स्पर्म के हेड पे भी रिसेप्टर्स हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ओवम के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी रिसेप्टर्स हैं। तो ये दोनों रिसेप्टर्स, या ऐसा मैं बोलूं कि जब हेल्दीएस्ट स्पर्म जोना पेलुसिडा के साथ अटैच होता है तो उनके जो रिसेप्टर्स हैं वो एक दूसरे को पहचान लेते हैं, और इसी प्रक्रिया और इसी प्रोसेस को बोला जाता है कंपैटिबिलिटी रिएक्शन। तो देखो मैंने यहां लिखा है, प्रोटीन्स इंटेग्रीन्स कैटेगरी के रिसेप्टर्स जो स्पर्म में भी प्रेजेंट रहते हैं और किसमें प्रेजेंट रहते हैं, ओवम में रहते हैं। तो ना ये याद रख लो, ये इंटेग्रीन्स वर्ड याद रख लेना, ठीक है। रिसेप्टर्स हैं, और स्पर्म वाले जो रिसेप्टर्स हैं उनको एंटी फर्टिलाइजिन भी बोल सकते हो, ओवम वाले को फर्टिलाइजिन भी बोल सकते हो। दे रिकॉग्नाइजेस ईच अदर, देयर बाय प्रूविंग कंपैटिबिलिटी। जब एक दूसरे को वो पहचान लेंगे रिसेप्टर्स, उनके केमिकल्स, उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं कंपैटिबिलिटी रिएक्शन। ठीक है, देखो बेटा, ये जो अपन प्रोसेस जितने भी पढ़ रहे हैं ना भाई, ये सारे प्रोसेस ना ऐसे एकदम ज्यादा आपको जो हम पढ़ा रहे हैं वो नीट एंट्रेंस के लिए पढ़ा रहे हैं। मतलब एंट्रेंस एग्जाम में जाने के लिए आपको जितना कंटेंट चाहिए हम उतना ही यहाँ पर दे रहे हैं। इसमें बहुत सारे बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं जो फर्दर हायर स्टडीज जब आप कॉलेज जाके, मेडिकल कॉलेज जाके जब आप पढ़ेंगे या और कोई हायर स्टडीज आप करेंगे, उस समय आपको बहुत सारे जो बायोकेमिकल और इलेक्ट्रिकल इवेंट्स होते हैं उनको भी आपको डिटेल में पढ़ना है। लेकिन नीट एंट्रेंसेस के लिए इतना आपके लिए काफी है। आप इसी को अच्छे से समझ जाएंगे तो ये आपका एक आधार बना देगा, आपका एक बेस स्ट्रॉन्ग कर देगा। सही है, स्पर्म मेक्स कांटेक्ट विद एग, एक्रोसोम रिएक्ट्स विद जोना पेलुसिडा। देखो यहाँ पर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स लिखा है। अब यहाँ पर जो ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स है, यही हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स का अपन ने नाम पढ़ा है हाइलुरोनिडेज, फिर एक्रोसिन, फिर कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। तो ये जो ग्रुप है इनको हम क्या रिगार्ड कर रहे हैं यहाँ पर, हाइड्रोलिटिक एंजाइम। फिर लिखा है एक्रोसोम रिएक्ट्स विद पेरीविटेलाइन स्पेस। एनीवन इन द क्लास, पेरीविटेलाइन स्पेस हमको क्यों याद रखना है इस चैप्टर में? हमको पेरीविटेलाइन स्पेस इसलिए याद रखना है क्योंकि यही जो पेरीविटेलाइन स्पेस है, इसी पेरीविटेलाइन स्पेस में क्या प्रेजेंट रहता है, पोलर बॉडी, ध्रुवीय गोला। सही है, ये याद रखना, पेरीविटेलाइन स्पेस में ही क्या प्रेजेंट रहता है भाई, पोलर बॉडी रहता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ स्पर्म एंड एग फ्यूजेस। तो ये आपको डायग्राम है, ये आपको और थोड़ा सा इजी पड़ जाएगा। पेरीविटेलाइन स्पेस, एग का प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब आगे कॉर्टिकल ग्रैनुअल्स है, अभी कॉर्टिकल ग्रैनुअल्स में बताऊंगा। ये याद रखना कि ये जो कॉर्टिकल ग्रैनुअल्स है ना, ये जो कॉर्टिकल ग्रैनुअल्स हैं, ये कॉर्टिकल ग्रैनुअल्स कब एक्टिवेट होंगे या किससे एक्टिवेट होंगे, कैल्शियम से। किससे एक्टिवेट होंगे, कैल्शियम से। स्पर्म न्यूक्लियस, विटेलाइन लेयर, एग साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो ये एक और एक इमेज है जिससे आपको ये जो प्रोसेस है ये और क्लियर हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, बाइंडिंग ऑफ सिंगल स्पर्म टू ओवम। जैसे ही पहला स्पर्म ओवम के साथ फ्यूज किया, तुरंत
ओवम के सरफेस पर क्या हो जाएगा, डीपोलराइजेशन। अब सबसे पहले डीपोलराइजेशन मतलब विध्रुवीयकरण। तो डीपोलराइजेशन मतलब पोलैरिटी का रिवर्स हो जाना। पोलैरिटी का रिवर्स हो जाना मतलब चार्ज बदल जाना। अगर पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं भाई, डीपोलराइजेशन या विध्रुवीयकरण। तो इसमें क्या है, जैसे ही स्पर्म बाइंड हुआ, विध्रुवीयकरण हुआ, किस पे होगा, एग मेम्ब्रेन पे। ये भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में याद रखना, इसलिए कल बोला था लास्ट लेक्चर में, आज फिर से बोल रहा हूं सभी को, जब आप बायोलॉजी के स्टेट कोई भी एमसीक्यू जब आप बनाओगे तो आपके हाथ में पेन या पेंसिल होना चाहिए और हर वर्ड को आपको ऐसा रख के पढ़ना है ताकि आपसे मिस्टेक ना हो जाए कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। तो डीपोलराइजेशन किसमें होगा, एग मेम्ब्रेन में, ये पॉइंट याद रखना, जिससे पॉलीस्पर्मी प्रिवेंट होगा। पॉलीस्पर्मी मतलब, पॉली मतलब अधिक, स्पर्मी वर्ड आया है स्पर्म से, तो बाकी स्पर्म अब मेम्ब्रेन के अंदर या मेम्ब्रेन को फ्यूज नहीं कर पाएंगे। इसी कारण यहां पर डीपोलराइजेशन हुआ, जिसके कारण अब बाकी जो शुक्राणु हैं, बाकी जो स्पर्म्स हैं, उन लोग अब मेम्ब्रेन के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसी को हम बोलते हैं प्रिवेंटिंग पॉलीस्पर्मी। ठीक है, सही है ना, आ रहा है समझ, ठीक। अब पॉलीस्पर्मी में क्या हो रहा है, देखो पॉलीस्पर्मी में ना दो चीज हो रही है, एक फास्ट ब्लॉक हो रहा है। फास्ट ब्लॉक मतलब इसमें इलेक्ट्रिकल चेंजेस होंगे। बेसिकली क्या होगा, जो सोडियम है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से सोडियम का इनफ्लक्स होगा। इनफ्लक्स मतलब अंदर आना, जिसके कारण जो अंदर का मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, एग मेम्ब्रेन के अंदर का जो पोटेंशियल है वो नेगेटिव से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। Na+ जो है वो पॉजिटिव चार्ज कैरी करके ला रहा है ना, तो इसी को हम डीपोलराइजेशन बोलते हैं। पहले अंदर नेगेटिव था, सोडियम के इन्फ्लक्स के कारण अंदर की पोलैरिटी रिवर्स हो गई और उसे हम क्या बोले भाई, डीपोलराइजेशन। ठीक है, तो फास्ट ब्लॉक और स्लो ब्लॉक में बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं। बायोकेमिकल चेंजेस में क्या होते हैं, कॉर्टिकल रिएक्शन होते हैं। कॉर्टिकल रिएक्शन मतलब ये जो अपन कॉर्टिकल ग्रैनुअल्स यहाँ पर लिखा है ना, तो इसी कॉर्टिकल ग्रैनुअल से जो कैल्शियम का इफेक्ट रिएक्शन होता है, उसी को यहाँ पर बोल रहा है कॉर्टिकल रिएक्शन। तो फास्ट ब्लॉक में इलेक्ट्रिकल चेंजेस होगा, स्लो ब्लॉक में बायोकेमिकल चेंजेस होगा, ये याद रखिएगा। जैसे ही पहला स्पर्म बाइंड हो जाता है, पहला स्पर्म एग से बाइंड हो जाता है, तो कॉर्टिकल ग्रैनुअल से कैल्शियम रिलीज होता है। कॉर्टिकल ग्रैनुअल्स किससे जुड़ जाते हैं, एग की प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ जाते हैं। एग की प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ जाते हैं मतलब ये देखो कहां गया, एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये है ना डॉट डॉट वाला। अब ये जो एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इस एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कॉर्टिकल ग्रैनुअल्स के जो सीक्रीशंस हैं या कैल्शियम जो है वो ऐसे जाकर एक हार्ड परत बन जाता है। हार्ड परत इसलिए बोल रहा हूं, हार्ड लेयर इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको ये बता सकूं कि अब बाकी स्पर्म अंदर एंटर नहीं कर सकते। इसी को हम क्या बोलते हैं भाई, कॉर्टिकल रिएक्शन। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अब स्पर्म एंट्री हो रही है। अब स्पर्म एंट्री हो रही है मतलब स्पर्म एंट्री के समय एक स्ट्रक्चर बनेगा जिसे हम बोलते हैं फर्टिलाइजिंग कोन। क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजिंग कोन। अब फर्टिलाइजिंग कोन क्या है, ये ऐसे हुआ, मान लो ये एग है। अब ये जो एग मेम्ब्रेन है, इसके चारों तरफ ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस डेवलप होंगे। मतलब एग की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही मॉडिफिकेशन होगा और इस तरीके के प्रोजेक्शंस डेवलप होंगे। ये प्रोजेक्शंस क्या है, माइक्रोविलाई। ये प्रोजेक्शंस क्या है, माइक्रोविलाई। तो ये जो प्रोजेक्शंस है बेसिकली इन लोग क्या कर रहे हैं कि जो एक लौता स्पर्म है, ये एक लौते स्पर्म को गाइड कर रहे हैं।
क्या कहां तक गाइड कर रहे हैं, ताकि ये कहां आ जाए, साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में कौन है भाई, साइटोप्लाज्म में कौन है, न्यूक्लियस एग का, ठीक है। तो जो स्पर्म है उसको कहां पर आकर फ्यूज होना है, इस न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होना है। तो जो गाइडेंस वाला पार्ट है वो कौन असिस्ट करते हैं, माइक्रोविलाई। इनके और भी स्पेसिफिक फंक्शन है, बट ये जो माइक्रोविलाई है ना, इस माइक्रोविलाई में एक्टिन फिलामेंट्स होते हैं। क्या होते हैं, एक्टिन फिलामेंट्स। ये एक्टिन फिलामेंट्स के रिट्रैक्शन से जो ये स्पर्म है वो अंदर गया, और उसके बाद ये वाला जो दरवाजा होगा ये माइक्रोविलाई लोग क्या कर देंगे, सील कर देंगे। माइक्रोविलाई के अंदर जो एक्टिन फिलामेंट्स है उनके मूवमेंट से ये जो दरवाजा है ये क्लोज हो जाएगा। तो ये जो ऐसा स्ट्रक्चर बनता है ना, ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर, इसी के लिए हम इसको नाम दिए हैं फर्टिलाइजिंग कोन। ठीक है, फर्टिलाइजिंग कोन क्लियर है। चलिए, कॉर्टिकल कोनिकल प्रोजेक्शंस फ्रॉम एग्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू गाइड स्पर्म इनटू साइटोप्लाज्म। आसान भाषा में, माइक्रोविलाई डेवलप्स अराउंड स्पर्म। अब माइक्रोविलाई में जो एक्टिन है उनमें रिट्रैक्ट होंगे वो, जिससे वो जो दरवाजा था जिससे वो स्पर्म अंदर आया था वो दरवाजा क्या कर देंगे भाई, बंद कर देंगे। समझ आया, ठीक है। स्पर्म एंटर साइटोप्लाज्म। अब जो स्पर्म है वो साइटोप्लाज्म में एंटर किया, और स्पर्म अपने साथ एक गिफ्ट लेकर आता है। क्या लेकर आता है, गिफ्ट लेकर आता है। गिफ्ट क्या, वो जो गिफ्ट है उस गिफ्ट को हम बोलते हैं सेंट्रियोल। क्या बोलते हैं उस गिफ्ट को, सेंट्रियोल। तो सेंट्रियोल स्पर्म के पास है, लेकिन सेंट्रियोल किसके पास नहीं है, ओवम के पास नहीं है। जो ममैलियन ओवम है उनके पास नहीं है सेंट्रियोल। इसी कारण से उनका जो मियोसिस था वो रुक गया था, सेकेंड वाला मियोसिस, क्योंकि सेंट्रियोल नहीं बनेगा तो पोलैरिटी डेवलप नहीं होगी। पोलैरिटी डेवलप नहीं होगी तो स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन होगा क्या, नहीं होगा। क्रोमोसोम सेपरेट होंगे क्या, नहीं होंगे। ठीक है, तो ये याद रखना कि जो स्पर्म गिफ्ट लेकर आता है उसका क्या नाम है, सेंट्रियोल। हम स्पर्म के स्ट्रक्चर में पढ़े थे। तो सेंट्रियोल जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है उसमें पोलैरिटी बनती है, और जिसके बाद जो रुका हुआ मियोसिस था एग में, वो रुका हुआ मियोसिस क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। सेकेंड मियोसिस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब टेल पार्ट डिटैचेस। अंदर आने के बाद, ध्यान देना, अंदर आने के बाद जो स्पर्म का टेल वाला पोर्शन है वो डिसॉल्व हो जाता है, बिकॉज वो साइटोप्लाज्म का ही बना है, तो वो डिसॉल्व हो जाता है उसमें। और स्पर्म का जो न्यूक्लियस वाला पार्ट है वो थोड़ा सा स्वेल हो जाता है, वो फुल जाता है। तो ये जो आपको ग्रीन वाला पोर्शन दिख रहा है इसे हम बोलेंगे मेल प्रोन्यूक्लियस, और ये जो व्हाइट वाला पोर्शन है इसे हम बोलेंगे फीमेल प्रोन्यूक्लियस। अब फीमेल प्रोन्यूक्लियस भी हैप्लॉइड है और मेल प्रोन्यूक्लियस भी क्या है भाई, हैप्लॉइड है। दोनों मिलकर एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनाएंगे, और उसी डिप्लॉइड स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, जाइगोट। सही है। तो ये वाला पार्ट, स्पर्म एंट्री वाला पार्ट याद रखिएगा। सेंट्रियोल वाला गिफ्ट याद रखिएगा। गिफ्ट वर्ड याद रखना भाई, सेंट्रियोल गिफ्ट है। कौन लेकर आता है, स्पर्म। किसके लिए लेकर आता है, ओवम के लिए। ठीक है, मेल प्रोन्यूक्लियस और फीमेल प्रोन्यूक्लियस। क्लास, बोर्ड में कोई डाउट अभी तक नहीं, ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा, जो नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है भाई क्या, क्लीवेज। तो क्लीवेज जिसे हम विदलन भी बोलते हैं, क्लीवेज क्या है, आप पहले ये वाला डायग्राम देखो। अच्छा ठीक है, उससे पहले स्लाइड्स एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। यहां से स्टार्ट किए, एम्ब्रियो 0 to 8 वीक्स, फीटस 9th to अप टिल बर्थ। ठीक है, फिर हमने पढ़ा फर्टिलाइजेशन में क्या क्या इवेंट्स है। क्या क्या है फर्टिलाइजेशन में, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, 12 से 24 घंटों में होगा, एम्पुलरी स्थमस जंक्शन में होगा, oocyte
3 days तक वायबल, लेकिन 100% चांस फर्टिलाइजेशन का कब होगा? फर्स्ट 24 आवर में। स्पर्म कितने दिनों तक वायबल है? 48 आवर्स तक वायबल है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या है? सेमाइनल वेसिकल का सिक्रीशन है जो स्पर्म को गाइड करते हैं, ठीक है। फिर रिक्वायरमेंट्स में कैपेसिटेशन मतलब कैपेसिटी एक्वायर करना। कैपेसिटेशन में क्या पढ़े हैं कि जो एक ग्लाइकोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल की लेयर है वो हट जाती है, ठीक है। फिर से बोल रहा हूं, सिर्फ कैपेसिटेटेड स्पर्म ही फर्टिलाइजेशन कर पाएंगे, ध्यान देना इसे। फिर आपके लिए एक्रोसोमल रिएक्शन था, तीनों एंजाइम्स के आपको फंक्शन बता दिए, हाइलुरोनिक एसिड और हाइलुरोनिडेज याद रखेंगे सबको, ठीक है। ये फिर तीसरा पार्ट कंपैटिबिलिटी रिएक्शन, कुछ इंटीग्रीन्स प्रोटीन है, स्पर्म और ओवम दोनों में रहेगा, दोनों एक दूसरे को पहचानते हैं, उसे ही हम बोलते हैं कंपैटिबिलिटी रिएक्शन। कंपैटिबिलिटी रिएक्शन के बाद जब बाइंडिंग होगा तो बाइंडिंग होने से विध्रुवीकरण या डीपोलराइजेशन होगा, जिससे बहुशुक्राणुता या पॉलीस्पर्मी नहीं होगी। अब फास्ट ब्लॉक मतलब Na+ का इन्फ्लक्स होगा, जिससे अंदर का मेम्ब्रेन पोटेंशियल नेगेटिव से पॉजिटिव। स्लो ब्लॉक में कॉर्टिकल रिएक्शंस होंगे, जो ये बायोकेमिकल चेंजेस रहेंगे। कॉर्टिकल रिएक्शन मतलब जो ग्रैनुअल्स हैं, सिक्रीशंस है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ चिपक जाएंगे, तो एक थोड़ी सी हार्ड लेयर बना देंगे, जिससे बाकी स्पर्म अंदर नहीं आएगा। फर्स्ट स्पर्म बाइंडिंग कॉजेस कैल्शियम रिलीज, कॉर्टिकल ग्रैनुअल फ्यूजेस विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये शॉर्ट में है ना, विथ। स्पर्म एंट्री, फर्टिलाइजिंग कोन बना था, कोनिकल प्रोजेक्शंस था, जिसमें माइक्रोविलाई थे। माइक्रोविलाई के अंदर जो एक्टिन फिलामेंट्स है उनमें रिट्रैक्शन होगा, जिससे वो उस छेद को जिससे स्पर्म अंदर आया था उसको सील ऑफ कर देंगे। स्पर्म एंटर साइटोप्लाज्म, एक गिफ्ट लेकर आया अपने साथ सेंट्रियोल, जिससे जो रुका हुआ मियोसिस था वो मियोसिस क्या हो जाएगा भाई? कंप्लीट हो जाएगा। टेल पार्ट फाइनली डिटैच हो जाएगा। उसके बाद जो न्यूक्लियस वाला पार्ट है वो थोड़ा फुल जाएगा। मेल प्रोन्यूक्लियस और फीमेल प्रोन्यूक्लियस दोनों हैप्लॉइड रहते हैं, और फाइनली इन लोग आपस में मिलकर बनाएंगे एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर, जिसे हम क्या बोलेंगे? जाइगोट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्लीवेज। तो आपको इस डायग्राम से क्या समझ आ रहा है? देखो जाइगोट है, जाइगोट में क्लीवेज चालू हुआ, तो क्लीवेज में आपको क्या दिख रहा है? यहां पर जैसे जैसे क्लीवेज बढ़ रहा है, पहले ही बता दे रहा हूं, जैसे जैसे क्लीवेज बढ़ेगा, यहां पर आप देखिए नंबर ऑफ सेल्स की जो संख्या है वो भी धीरे धीरे क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो एज द क्लीवेज प्रोग्रेसेस, एज द क्लीवेज इंक्रीजेस, नंबर ऑफ सेल्स विल इंक्रीज। और ये जो यहाँ पर आपको सेल्स बने हुए दिख रहे हैं ना, ये छोटे छोटे जो सेल्स बने हुए दिख रहे हैं यहाँ पर, ये जो सेल्स हैं, इन सेल्स को हम बोलने वाले हैं ब्लास्टोमियर। क्या बोलने वाले हैं इन सेल्स को? ब्लास्टोमियर, ठीक है। क्लीवेज या विदलन, क्लीवेज क्या है? इट इज ए सीरीज ऑफ रैपिड माइटोटिक डिवीजन, समसूत्री विभाजन, प्रोड्यूसिंग सेल्स विच आर कॉल्ड ब्लास्टोमियर। एब्सेंस ऑफ ग्रोथ ऑफ डॉटर सेल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्लीवेज में, कि इस क्लीवेज वाले पोर्शन में जो पुत्री कोशिकाएं हैं, जो यहाँ पर नए नए सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, ये नए नए सेल्स के फॉर्मेशन में ग्रोथ नहीं है। क्या नहीं है भाई? ग्रोथ नहीं है, ठीक है। नंबर बढ़ रहा है सेल्स का, लेकिन इनमें ऐसा कुछ अलग से फंक्शन या डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। अब इस फेस में, साइकिल में, जो डिवीजन में, इसका इंटरफेस पार्ट बहुत छोटा रहता है। जैसे जैसे क्लीवेज या डिवीजन बढ़ता है, नंबर ऑफ ब्लास्टोमियर बढ़ते हैं, लेकिन उनका जो साइज है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखो बड़ा साइज दिख रहा है आपको सेल का। फिर जब यहाँ पर 4 नए सेल्स बने तो इनका साइज क्या हो गया? यहाँ पर कम हो गया। फिर देखो यहाँ पर 8 सेल्स बने, यहाँ पर इनका सेल कम हो गया। अब यहाँ 16 सेल्स बन गए, यहाँ पर कम हो गया। तो जैसे जैसे क्लीवेज बढ़ते जाएगा, ब्लास्टोमियर्स का साइज क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है सबको। दूसरा क्या याद रखना है कि जो साइटोप्लाज्मिक मास है, मतलब साइटोप्लाज्म का जो वॉल्यूम है, जितना साइटोप्लाज्म जाइगोट में था, मेरी ये पॉइंट याद रखेंगे, जितना साइटोप्लाज्म जाइगोट में था उतना ही साइटोप्लाज्म आगे सक्सेसिव स्टेज में है। बस ब्लास्टोमियर्स का साइज क्या, ब्लास्टोमियर्स का क्वांटिटी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है,
और उनका साइज क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ध्यान देना। तो साइटोप्लाज्म रिमेन्स कांस्टेंट, इस पॉइंट को मैं स्टार मार्क दे रहा हूं, आपको याद रखना है। मॉरुला जैसे जैसे डिवीजन आगे बढ़ेगा, जो 16 सेल्ड स्टेज है, 8 से 16 सेल्ड स्टेज है, उसे हम क्या बोलते हैं, मॉरुला। मॉरुला के लिए और एक वर्ड क्या है, मलबेरी स्टेज। मलबेरी को हिंदी में क्या बोलते हैं, शहतूत। खाएं आप लोग, खट्टा मीठा लगता है, इतना छोटा छोटा ब्लैक पर्पल, ठीक है। तो जैसे जैसे क्लीवेज यहाँ पर आगे बढ़ रहा है, तो जो फर्स्ट हमको स्ट्रक्चर जानना है क्लीवेज का, वो क्या जानना है, मॉरुला। अप टू 16 सेल्ड स्टेज वाली जो अवस्था है उसे बोला जाता है मॉरुला, मलबेरी स्टेज, जो जिसे हम हिंदी में बोलते हैं शहतूत। ये याद रखना, क्लीवेज डिवीजन बढ़ेगा, ब्लास्टोमियर, नंबर ऑफ ब्लास्टोमियर बढ़ेंगे, लेकिन उनका साइज क्या होगा, कम होगा। इसको मैं बार बार बोल रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, आपको ये क्वेश्चंस में भी आता है, ठीक है। ये साइज डिक्रीजेस, सारे हार्ड पॉइंट्स को आपने याद रखना, ठीक है। तो ये है क्लीवेज वाला पार्ट। अब आप क्लीवेज में एक और एक साइड है जिससे आपको थोड़ा सा और क्लैरिटी मिल जाएगी कि ये जो क्लीवेज है इसमें क्या क्या चीजें हो रही हैं। तो देखो, अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग क्लीवेज के ना बहुत सारे टाइप्स होते हैं। वो टाइप्स हमको डिस्कस नहीं करने हैं, हमारे रिक्वायरमेंट के लिए नहीं है, बट फिर भी आपको थोड़ा सा एक आइडिया हो जाएगा कि अलग अलग ग्रुप ऑफ एनिमल्स में कैसा होता है। तो देखो, जैसे यहाँ रेडियल क्लीवेज बोल रहा है, इकाइनोडर्म्स एम्फिऑक्सिस में होगा, स्पाइरल क्लीवेज होता है एनालिड्स में, मॉलुस्क्स में, फ्लैटवर्म्स में, ट्यूनिकेट्स में बाइलैटरल क्लीवेज होता है, रोटेशनल होता है मैमल्स नीमेटोड्स में, मीजोलेथिसल टाइप होता है रेडियल और एम्फीबियंस में, और भी इसके टाइप है। तो आपको बेसिकली इसमें सिर्फ ये देखना है, एक जो सेल है यहाँ पर, ठीक है। अब जैसे देखो ये वाला पार्ट, ये अपने मैमल्स के लिए बोल रहा है ना। तो यहाँ देखो, ये ऐसे बन रहे हैं ना सेल्स, ठीक है। तो इस तरीके से क्लीवेज का जो प्रोसेस है, विदलन की जो प्रक्रिया है, वो आगे बढ़ती है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में एम्ब्रियोलॉजी हम स्टार्ट किए थे, और इस एम्ब्रियोलॉजी में हमने जो इवेंट्स हैं, फर्टिलाइजेशन के इवेंट्स हैं, वो सारे इवेंट्स को हमने क्या किया है, डिस्कस किया है। आपको मैंने ये भी बता दिया कि फर्टिलाइजेशन के जो इवेंट्स है, कैपेसिटेशन, एक्रोसोमल रिएक्शन, कंपैटिबिलिटी रिएक्शन क्या होते हैं, फिर जो फर्टिलाइजिंग कोन है वो कैसे काम करता है, क्लीवेज कैसा होता है। तो क्लीवेज तक हमने कंप्लीट कर लिया है। मेरे नेक्स्ट लेक्चर में अपन बेटा चालू करेंगे कौन सा टॉपिक, ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन, ठीक है। तब तक जाके सभी को एमसीक्यूज बनाना है। शारदा पीठ के वेबसाइट में आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। जो हमारे यूट्यूब चैनल है शारदा पीठ का, उसमें आपको सभी टॉपिक्स के डिफरेंट लेक्चर्स मिल जाएंगे। यहाँ पर जो प्रीवियस लेक्चर्स है वो भी आपको मिल जाएंगे। आपको कोई भी डाउट है, बच्चे लोगों का जो भी डाउट है क्लास का, हम डाउट सेशंस भी देते हैं अपने इंस्टीट्यूट में। सभी टॉपिक्स के डाउट सेशंस आपको मिलेंगे, सभी सब्जेक्ट्स के मिलेंगे, अपना एक स्पेसिफिक टाइम रहेगा। तो जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, आप लोगों को पता है शाम का टाइम डाउट सेशन का, डाउट क्लियर कीजिए, एमसीक्यूज बनाइए जाके, जो भी पूछना है। जो ऑनलाइन पोर्टल से देख रहे हैं आप कमेंट्स कर सकते हैं, ऑफलाइन वाले बेटा शाम को डाउट सेशंस के लिए आना है, ठीक है। सो अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।